नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्ज़ाम में। आपके लिए जो बीपीएससी ग्रुप डी, बिहार एसएससी या आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम का बूस्टर डोज सीरीज चलाया जा रहा था लूसेंट समान ज्ञान से, जिसको हम लोग एक बेहतरीन तरीके से डेली एक एक चैप्टर करके छोटे छोटे पार्ट में उसको हम लोग डेली समझते हुए और उसके विस्तृत जानकारी के साथ कवर कर रहे थे। इसी सीरीज में आज का जो क्लास रहेगा वो विश्व का भूगोल का चैप्टर नंबर 3 से संबंधित है। इससे पहले के अगर सारे क्लास आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि विश्व भूगोल तो अभी चल रहा है, भारत का भूगोल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और लूसेंट का ही साइंस सेक्टर से बायोलॉजी भी लगभग समाप्त होने वाला है। तो वो सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को डिटेल आप ज़रूर देखा करें, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अगर लूसेंट पढ़ने में आपको दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, तो इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा समझने में और याद करने में। तो पूरे वीडियो को देखा करें, वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो आपको पसंद आता है, हमारा तरीका, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के तक शेयर जरूर करेंगे। आज का जो क्लास रहेगा वो तीसरा नंबर चैप्टर जो चल रहा था पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, इसी में आगे चल कर के रहेगा। वह होगा हमारा कहाँ से, तो आखिरी यहाँ पर है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से आज की क्लास होगा, पिछला क्लास आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो ये क्लास होता है वो हमारे सभी जो पेड बैच के लोग होते हैं उनके साथ कराया जाता है, उनसे डिस्कशन कराया जाता है, आपको सिर्फ उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो उन लोगों का अगर आवाज़ आपको सुनाई दे तो आप टेंशन नहीं लेंगे, इससे आपका भी बेहतर होगा कि आप सुनेंगे, वो रिकॉल होगा, याद होता रहेगा। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करेंगे यहीं से, आप लोग बने रहेंगे आखिरी तक। चलिए आगे जो है हम लोग का पेज नंबर 76 है विषुवत रेखा से, मगर उससे पहले कल वाला जो हम लोग पढ़े थे उससे थोड़ा बहुत मुकालात हो जाए, उसके बाद आगे चलेंगे। गुड मॉर्निंग। पेज नंबर अभी 76 निकाल लीजिएगा, बाकी कल जो हम लोग पढ़े थे उससे थोड़ा चर्चा हो जाए। बताइएगा कि कर्क संक्रांति जो होता है, कर्क संक्रांति पर जो उत्तरी गोलार्ध होता है उस पर कब होता है सबसे बड़ा दिन? 21 जून को। 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। हाँ, मानक समय जो होता है कितने डिग्री के गुणक लिया जाता है? मानक जो होता है 7.5 डिग्री का गुणक रहता है, 7.5 में। हाँ, भारत का जो है वो ग्रीनविच से कितना आगे है मानक समय? 5.5 घंटा। हाँ, आगे बताइएगा कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। चलिए आगे बताइएगा कि जो कर्क रेखा होता है वो कितना डिग्री होता है और कहाँ होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी में। नाइजर जो है किस रेखा पर स्थित है? नाइजर कंट्री जो है कर्क रेखा पर। और इंडोनेशिया? इंडोनेशिया विषुवत रेखा पर। इंडोनेशिया इक्वाडोर दोनों विषुवत पर। इंडोनेशिया तो सर विषुवत में होगा, 0 डिग्री होना चाहिए। हाँ, विषुवत रेखा। भारत किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर। उपसौर किसको और कब कहते हैं? जब कम होगा। अपसौर 4 जुलाई। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में मिलता है? अटलांटिक महासागर में मिलता है। चलिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य होता है कब दिखाई देता है, किस दिन? 21 जून को दिखाई देता है। जो समय जोन है विश्व का वो कितने जोन में बांटा गया है? 24 जोन में बांटा गया है। ठीक है। और जो मानक समय रेखा है भारत में कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से।
एपीसाइड रेखा किसको कहा जाता है? एपिटाइड रेखा एपीसाइड, सूर्य और पृथ्वी के बीच के सूर्य औसत दूरी वाला। हाँ, उपसौरिक और अपसौरिक के काल्पनिक रेखा जो होता है सूर्य के केंद्र से, उसको एपीसाइड कहते हैं। चलिए, तो ये सब लगभग लगभग सबको याद ही है ना। जो अक्षांश होता है समानांतर, वो कुल कितना होता है विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर? 79, 179। हाँ, विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की कुल संख्या बोलेगा तो 179। चलिए, दिन और रात किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। और वर्ष किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। चलिए ठीक है। दर्शना आप बताएंगे उपसौर कब होता है? उपसौर होता है सर 3 जनवरी को, क्योंकि सूर्य जो है ना वो 3 की तरह दिखता है। चलिए ठीक है, याद रह गया। अच्छा, आइए अब विषुवत रेखा पे आइएगा। देखिएगा आज का क्लास सब सारे लोग 76 नंबर पेज निकाल लेंगे जो भी है वहाँ से, यानी कि तीसरा नंबर चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा, फिर चौथा चैप्टर शुरू हो जाएगा, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। देखेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कल हम लोग जब पढ़ रहे थे, कल की क्लास में भी, जब हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 कि पृथ्वी का जो पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध, इसी के अंतर्गत हम लोगों ने विषुवत वृत्त भी पढ़ा था। उसी विषुवत वृत्त के जैसा ही भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा का आकार बनता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर कहने का मतलब हुआ है कि पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से बराबर बराबर दूरी पर बांटता है, और यही जो विषुवत रेखा पर जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वो विषुवत वृत्त कहलाता है। और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कहने का मतलब ये है कि कल भी हम इसके बारे में बताए थे कि पृथ्वी को जब आप बीचों बीच से 2 भाग में काट देते हैं तो जो सबसे बीच का जो रेखा होता है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर भी हम लोग पढ़े थे कि जब विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, जहाँ पर 89 गो अक्षांश समांतर होंगे, ये टोटल मिला करके 90 गो, और जब नीचे की ओर जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ पर भी 89 गो, टोटल मिला करके 90 गो होता है। ये इसकी चर्चा हम लोग कल भी किए थे। जो विषुवत रेखा होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है, यानी कि 0 डिग्री होता है, तो वो सबको याद है, इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आगे कहता है हमारा कटिबंध यानी कि जोन। जोन क्या होता है? तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर, यानी कि सूर्य बीचों बीच होता है, उसके बाद जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाएगा तो उसके बीच में तापों का अंतर देखा जाता है, और उसी ताप के अंतर को देखते हुए ताप के आधार पर पूरे पृथ्वी जो होता है, यानी कि उसकी जो पूरा गोलार्ध होता है, उस गोलार्ध को एक निश्चित तापमान के बीच उसको एक एक करके बांट दिया जाता है। उसे हम कहते हैं कटिबंध यानी कि जोन कहते हैं। ये जोन आपके लिए, हमारे लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है, जो तो ज़रा इसको समझेंगे ध्यानपूर्वक। हमको पता है कि जब हम विषुवत रेखा से चाहे उत्तर की ओर बढ़ें या दक्षिण की ओर बढ़ें तो हमारे पास 90 डिग्री का अक्षांश बनता है, टोटल रेखाओं के रूप में 89 को। इसी 90 के रूप में जो है इसको कुछ कुछ रेंज में बांट करके जोन बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत सबसे पहला हमारा आता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जिसे हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से भी जानते हैं, और ये होता क्या है? तो कहता है कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, यानी कि जब भी जाएगा वो दोनों ओर जाएगा बराबर बराबर। तो विषुवत रेखा से यानी कि 0 डिग्री आप पृथ्वी को बनाएंगे, पृथ्वी को बीच से काटेंगे, बीच का रेखा 0 डिग्री, उसके उत्तर 30 डिग्री तक जाएंगे तो वह कहलाएगा उष्ण कटिबंध, यानी कि गर्म वाला हिस्सा। दूसरा होता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध जो होता है 30 से 45 यानी कि 15 डिग्री के अंतर पर उत्तर या दक्षिण की ओर जब जाएंगे तो वहाँ पर होता है उपोष्ण कटिबंध, यानी कि कुछ महीने ताप अधिक होगा और कुछ महीने ताप कम होगा। उपोष्ण का मतलब ही होता है सब ट्रॉपिकल, और सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है ठंडा और गर्म का मिश्रण। क्या होता है? ठंडा और गर्म का मिश्रण जो होता है उसे हम उपोष्ण कहते हैं। तो उपोष्ण कटिबंध हमारा 30 डिग्री से 45 डिग्री, ना कि 0 से 45 डिग्री, 0 से 30 उष्ण कटिबंध, 30 से 45 उपोष्ण कटिबंध कहलाता है।
और उसके बाद तीसरा आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, शीतोष्ण यानी कि शीत रहेगा, यानी कि सर्वाधिक ठंड महसूस होने वाली है। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो 45 डिग्री से 66 डिग्री, लगभग यहाँ पर जो है वो 45 से 66 डिग्री के बीच का, उत्तर से दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होगा वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, जहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि एकदम तिरछी रेखा होती है, और यहाँ पर क्या होता है, ताप हमेशा कम होता है। शीतोष्ण का मतलब हो गया यानी कि टेम्परेचर जो है अन्य सभी की अपेक्षा उष्ण और उपोष्ण की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा होना, जो कि 45 से 66 डिग्री, कहीं कहीं पर आपको 65 डिग्री भी मिलेगा, तो उतना टेंशन नहीं लेना। 45 से 66 या 65 के बीच की जो होती है वह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और चौथा जो कटिबंध हमारा होता है वह होता है पोलर जोन। पोलर का मतलब ही होता है ध्रुव, और ध्रुव का मतलब होता है यानी कि जहाँ पर ठंड ही ठंड यानी कि बर्फ का टीला होगा, यानी कि 66 से 90 डिग्री। किसको कहेंगे हम, 66 से 90 डिग्री के जो भी स्थित होंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, वो पूरा कहलाएगा ध्रुवीय कटिबंध यानी कि पोलर जोन, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमेशा बर्फ जमी होती है। इसके मध्य में जो होता है ताप अत्यंत ही कम होता है, मतलब कि सीधा सीधा वहाँ पर समझ लीजिए सूर्य की रोशनी पहुँचती ही नहीं है, मात्र 1% 2% पहुँचता ही नहीं। तो ये चार हमारा जोन होता है। चारों जोन आपको कंठस्थ हमेशा के लिए याद रखना है। और ये पूछता क्या है, तो डिग्री पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है कटिबंध का, वो हमारे लिए डिग्री है। 0 से 30 बढ़ेंगे उष्ण, 30 से 15 बढ़ाएंगे 45 यानी कि उपोष्ण, 45 से लगभग आप 20-21 बढ़ा दीजिए तब आपको मिल जाएगा 66 डिग्री तक, वो हो जाएगा शीतोष्ण। और 66 के ऊपर 90 आखिरी जो होता है वो कहलाता है ध्रुवीय या पोलर जोन। तो इतना पूरा याद रखेंगे। आगे अब यहाँ पर देखिए बॉक्स में कुछ कुछ दे रखा है। बॉक्स में क्या कहता है, एक होता है अक्ष, ये पूरे पृथ्वी से संबंधित एक जगह आपको समराइज करके दिया और कुछ नहीं। अक्ष क्या है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करता है वह अक्ष कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का अक्ष जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। ध्रुव किसको कहेंगे, तो पृथ्वी पर वो दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, यानी कि ध्रुव पर क्या गुजरेगा, तो अक्ष गुजरेगा, तो ये अक्ष याद रखेंगे। एक होता है अक्षांश। अक्षांश वो होगा जहाँ से किसी स्थान की विषुवत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी जब मापी जाती है। कोणीय दूरी याद रखिएगा, अक्षांश देशांतर दोनों में अंतर होता है। अक्षांश के रूप में हम लोग कल भी पढ़े थे, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाते हुए कहाँ, तो उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी एक कोण पर जब बनाता है तो वो दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्या है कि किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। वही अक्षांश वृत्त क्या होता है, तो विषुवत वृत्त के समानांतर, विषुवत वृत्त मतलब 0 डिग्री वाला, उसके बराबर बराबर जब हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो वह हमारा अक्षांश वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट है देशांतर। देशांतर कहने का मतलब है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की जो कोणीय दूरी होती है वह देशांतर कहलाता है। तो हमें याद रखना होगा अक्षांश उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि देशांतर पूर्व से पश्चिम की कोणीय दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या कहता है कि एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त जो होता है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से जब मिलाएगा तो वे रेखा देशांतर रेखा कहलाता है। स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होता है कि किसी स्थान के मध्याह्न यानी कि जो बीच का समय होता है, सूर्य से निर्धारित किया गया समय, वो स्थानीय समय कहलाता है। यानी वैसे सभी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी के बीचों बीच की जब हिस्सा में होता है, यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा में, तब 12 बजता है, उस समय वहाँ का क्या होगा, स्थानीय समय होता है। और उसी के आधार पर जो है बाकी जैसे जैसे वो नीचे की ओर नज़दीक की ओर आता है, समय ढलता जाता है, और उसी आधार पर हम क्या करते हैं, अपना
समय को ज्ञात करते हैं। वर्तमान समय में अभी जो है हमारे पास वो घड़ी मोबाइल सब मौजूद है। पहले के लोग क्या करते थे, सूर्य को देख करके अनुमान लगा लेते थे और एक्यूरेट अनुमान भी होता था कि सूर्य अभी इतना पर आया है, मत्था पर है तो 12, मत्था पर से थोड़ा सा परछाई जैसे जैसे एक एंगल बनाता था वैसे वैसे बता लेते थे लोग कि अभी 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, और उसी एंगल पे वो बताते थे। एक्यूरेट लगभग 90% वो एक्यूरेट टाइम होता था। तो वो पहले वाले लोग जो थे, हम लोग के दादा पापा लोग, वो ज्ञात कर लेते। हम लोग को तो पता नहीं चलता, 12 बजता तभी कहते हैं अभी 11 बजा। तो सूर्य के अनुसार जो है वैसा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्थानीय समय। एक होता है मानक समय। मानक समय क्या है कि किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय है। मानक समय क्या है, तो मानक मध्याह्न रेखा स्थानीय समय का होता है। जैसे भारत का अपना है, हर एक देश का अपना अपना होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो भी कुछ बचा हुआ था वो। जल्दी से आप लोग 2-4 प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उसके बाद चौथा चैप्टर पे चलेंगे। आप बताएंगे शीतोष्ण कटिबंध का बताएंगे डिग्री कहाँ से कहाँ तक। 500 के बीच का क्षेत्र होता है। हाँ, बीच का क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध 45 से 66 डिग्री। उष्ण कटिबंध 0 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। ध्रुवीय कटिबंध 90 डिग्री के बीच। 66 से 90 डिग्री के बीच में। उपोष्ण कटिबंध 30 से 45 डिग्री। देखिए कुछ नहीं करना है, पहला जो है 30 डिग्री पे बांट दीजिए, दूसरा का 15 डिग्री पे, तीसरा का 20 डिग्री पे, बचल खुचल सब जो है आखिरी में वो ध्रुव कटिबंध। एक रेंज बना दीजिए उसको, और उस रेंज में उपोष्ण फिर उष्ण, फिर उपोष्ण, फिर शीतोष्ण, फिर ध्रुव। पहले उष्ण सबसे गर्म, फिर हल्का गर्म, फिर ठंडा, फिर पूरा ठंडा। बात समझ रहे हैं। ये कोई है मतलब कि कोई गर्म वस्तु है वो पूरा गर्म, काहे कि सूर्य जो है बीचों बीच होता है, विषुवत रेखा पर होता है, तो वहाँ के आसपास का हिस्सा पूरा गर्म। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे यानी कि धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी कि सूर्य की जो है लंबाई बढ़ेगी, तो थोड़ा सा ठंडा थोड़ा गर्म, यानी कि मिश्रण वाला। और थोड़ा सा तिरछी लंबाई हो जाएगी तो ठंडा हो जाएगा, और पूरा तिरछा हो जाएगा यानी कि पहुँचबे न करे वहाँ, तो पूरी की पूरी बर्फ़ हो गई, यानी कि ध्रुवीय यानी कि पोलर कहलाता है। तो ये चारों मान याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय है सर, तो 0 से 30 होगा, क्योंकि हाँ, 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी में तो लोलकम है, वहाँ पे तो कोई घटना होता ही नहीं। किस में? देखिए इस सब में अभी और बढ़ता है, 5-5 का रेंज में बांटिएगा तो 5-5 का रेंज में बढ़ता है। ये मुख्य रूप से 4 भाग में बांट करके यहाँ पर आपको एक रेंज दिखा दिया है, ठीक है। शीतोष्ण होता है, उप शीतोष्ण होता है, उपोष्ण शीतोष्ण होता है, ऐसा कर करके अलग अलग और बढ़ता है। 5-5 डिग्री, फिर 10-10 डिग्री। डोलड्रम रेखा वगैरह जो बनाता है भूमध्य रेखा से, वो सब क्या है, तो और अलग अलग बढ़ता है। जोन मुख्यतः 4 होता है। जैसे कि हम लोग दिशा पढ़ते हैं 4 गो, तो 4 गो दिशा है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। अब जब उसको बीच में और करना शुरू करते हैं तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, ऐसा हम लोग उसको निकालना शुरू करते हैं। उसी तरह से ये 4 जोन के बीच में, जैसे उष्ण और उपोष्ण, इसके बीच में भी वो निकलेगा। उपोष्ण शीतोष्ण के बीच में भी वो निकलेगा, 5-5 डिग्री 10-10 डिग्री पर वो अलग हो जाता है, ठीक है। जी सर, बस कभी कभी बस वहाँ 0 डिग्री से न लेकर के 5 डिग्री से 30 डिग्री दे देता है ऑप्शन। हाँ, वही तो 0 से 30 है तो उसके रेंज का पूरा उष्ण कटिबंध आ जाएगा, तो अपना कॉमन सेंस वाली बात है। अगर 0 डिग्री नहीं है तो 30 तक में जो भी रेंज रहेगा वो हमारा उपोष्ण कहलाएगा। बाकी ऑप्शन देखना है कि उष्ण के साथ साथ और भी कुछ उसमें मिक्स करके दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन पर निर्धारित करता है। अब हमको 10 रुपया है तो 10 रुपया में हम 2-2 रुपया करके खर्चा करें, या 5 रुपया खर्चा करें, या एक साथ 8 रुपया खर्चा करें। खर्चा तो हमको 10 रुपया करना है, क्या समझा? सर, आवाज गूंज रहा है मेरा क्या इधर से? चलिए, नहीं। मेरे बादल इधर उधर चल रहा है ना। चलिए, अब है हमारा चौथा चैप्टर जो कि है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे क्या कहता है। चलिए आगे।
देखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भी हमारा प्रश्न निकलता है और बनता भी है। जब इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, क्रस्ट, कोर और मेंटल में, वहाँ से हमारा प्रश्न बनता है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 2-4 बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। देखते हैं, कहता है पृथ्वी की आंतरिक, यानी कि पृथ्वी के अब अंदर वाला। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो लगभग उसके चारों ओर बाहरी पढ़ रहे थे, यानी कि पृथ्वी का संरचना ही पढ़ रहे थे बाहर से। अब पृथ्वी के अंदर घुस रहे हैं, तो अंदर घुसने पर हमको क्या मिलता है वो देखिए। कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। होने दीजिए, हमको मतलब नहीं है। गर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। और इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर के हिस्सा को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। वो 3 भाग कौन कौन सा होता है? एक होता है भूप्रपट्टी। यहाँ ध्यान रखिएगा, सभी का इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखेंगे। भूप्रपट्टी तो क्रस्ट, आवरण तो मेंटल, केंद्रीय भाग तो कोर। क्योंकि कभी कभी जो है वो क्वेश्चन जो है क्रस्ट को क्रस्ट हिंदी में ही लिखा हुआ दे देगा, मेंटल को मेंटल हिंदी में ही देता है, कोर को कोर ही देता है हिंदी में लिखा हुआ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना पड़ेगा ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से पकड़ पाएँ। अब देखिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे अब इस पृथ्वी के 3 भाग को, और तीनों भाग को ज़रा ध्यान से समझिएगा, कान और ध्यान को एकाग्र करेंगे। अब सबसे पहला आता है हमारा भूप्रपट्टी, यानी कि क्रस्ट। पृथ्वी का जो भाग होता है उसके 3 भागों में पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो भूप्रपट्टी कहलाता है, यानी कि परत कहलाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वो उसको हम कह सकते हैं भूप्रपट्टी। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर, ये ना कि ऊपर की ओर नहीं, पृथ्वी जो है, पृथ्वी यानी कि मान लीजिए हमारा हथेली, और हथेली के नीचे की ओर अब जब हम बढ़ेंगे तो हथेली के नीचे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो अब नीचे की ओर जाना है हमको, यानी कि गड्ढा खोदना, कुआं बनाना है। ऊपर मकान नहीं बनाना है, अब कुआं बनाना है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुआं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुआं बनाने के लिए अगर जब आप पृथ्वी पर से, यानी कि अपनी जो ज़मीन है उस ज़मीन से नीचे की ओर 34 किलोमीटर तक कुआं बना देंगे, बनाते बनाते आपका जीवन गुजर जाएगा, वो अलग बात है तो वहाँ तक जाते जाते वो हमारा क्या कहलाएगा? भूप्रपट्टी कहलाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर 34 किलोमीटर का क्षेत्र भूप्रपट्टी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। समझने वाली बात और याद रखने वाली बात यह है कि भूप्रपट्टी यानी कि जो क्रस्ट होता है वह बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा भाग कि इसके 2 भाग होते हैं, एक को हम सियाल कहते हैं, दूसरा को सीमा कहते हैं। सियाल और सीमा में 2 अलग अलग तत्वों का मिश्रण होता है, वो तत्व भी याद रखिएगा। कहता है सियाल के अंतर्गत SiAl, SI का मतलब होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते होंगे उसमें जब अरेंज किया हुआ है तो SI का जो सिंबल है वो सिलिकॉन को दर्शाता है, जबकि Al जो है एल्यूमिना को दर्शाता है। तो सिलिकॉन और एल्यूमिना मिलकर के सियाल का निर्माण करता है। तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिना सियाल कहलाता है। दूसरा जो सीमा क्षेत्र होता है वो सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का बना होता है, SiMa। Si से सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम, और ये दोनों मिलकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रस्ट को बनाने का काम करता है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग यानी कि भूप्रपट्टी कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। एक को हम सियाल कहते हैं, दूसरा को सीमा कहते हैं। सियाल जो कि सिलिकॉन और एल्यूमिना का बना होता है, जबकि सीमा जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। तो दोनों भाग याद रखेंगे। कहता है कि क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 0.5 भाग घेरे हुए, यानी कि भूप्रपट्टी जो है पृथ्वी के पूरे जो आयतन है उसका 0.5% घेरा रखता है। आगे बढ़िए। आगे कहता है भूपटल की रचना सामग्री, यानी कि जो हमारा भूमि का पटल है उसमें कौन कौन सी सामग्री स्थित है, शामिल है, वो बताता है। वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सब आपको याद करने वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, कम से कम ये 3 गो नाम आपको जो तत्व दिया हुआ है
उसके अनुसार और उसका परसेंटेज, तीन को कम से कम आपको याद रखना होगा। कौन कौन सा कहता है जो देखेंगे। हाँ देखिएगा, कहता है वजन के अनुसार सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, तो 46.46%, यानी कि पूछता है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन, जैसे को वायुमंडल वाला पूछता है 78% नाइट्रोजन, 60 दिया है। हाँ वही 46.60 या 66 जितना भी कह लीजिए, एवरेज वही रहता है। ऑक्सीजन जो है 46.60। दूसरे स्थान पर यहाँ पर आता है सिलिकॉन। ध्यान देंगे, वायुमंडल जब अभी हम लोग पढ़ेंगे, वायुमंडल में अंतर होगा और यहाँ पर भूप्रपट्टी पे अलग है, भूपटल पे अलग है। वहाँ पर हम पूछेंगे, इस चीज़ को रिकॉल करवाएंगे और करेंगे, तब वहाँ पर पूछेंगे तब बताइएगा। अभी क्या है, भूपटल की रचना सामग्री पर ऑक्सीजन जो है 46.60। दूसरा स्थान पे आता है सिलिकॉन 27.72 और तीसरा नंबर पे आता है एल्यूमिनियम 8.13%। ये तीनों तो बिल्कुल आपको याद रखना है। चौथे स्थान पर आ जाता है लोहा 5% के साथ। पांचवें स्थान पर है 3.63% कैल्शियम। छठे स्थान पर है सोडियम 2.83। पोटेशियम है सातवें नंबर पे 2.59। आठवें नंबर पे है मैग्नीशियम जो कि है 2.09। यानी कि ये सभी तत्वों से मिलकर के पूरी पृथ्वी हमारा लगभग बना हुआ है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तीन याद रख लेना है। लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सभी भी होता है। कहता है यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रपट्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और सभी अन्य पदार्थ मिलकर के बना हुआ है। तो ये इसके यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं ऑप्शन में ये सभी में से कोई एक कागज छाटेला दे देगा या फिर इनमें से सभी देगा। जब जिस दिन सभी दे देगा उस दिन सभी मार्क के आ जाइएगा, सब सही हो जाएगा। बाकी इसे याद रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला आता है मेंटल। मेंटल जो है ये हमारा पृथ्वी का दूसरा भाग होता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो मेंटल यानी कि मेंटल को हिंदी में हम कहते हैं आवरण। देखिए यहाँ पर मेंटल पूरा लिखा है और उधर क्या बताया, आवरण। इसलिए बोले कि मेंटल मतलब कि सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना। कहता है 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के समूह से बना हुआ है। मेंटल के हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मैग्मा किस में बनता है, तो मेंटल में बनता है। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83%, कितना, 83%। बात समझ में आ रहा है। जो क्रस्ट था वो मात्र 0.5%, मेंटल 83%। यानी कि अगर हमसे कभी पूछ ले कि पृथ्वी के निम्न में से कौन सा भाग जो होता है आंतरिक भाग वो जो सबसे ज़्यादा होता है, बताइए तो कौन सा होगा, बोले जल्दी। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा, क्रस्ट, मेंटल या कोर, मेंटल ना, 83% है तो मेंटल ना होगा। मेंटल सर। मेंटल मतलब पागल। यस सर। तो नहीं सब सर। नहीं, मेंटल मतलब पागल। चलिए देखिएगा क्या कहा कि 2900 किलोमीटर मोटा जो होता है ये नीचे तक होता है। फिर इसी से संबंधित है कोनराड असंबद्धता। यहाँ से एक आगो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, ये कोनराड वाला, हाँ मेंटल और मेंटल तो वही है, उच्चारण से दोनों एक ही है। क्या कहता है कोनराड असंबद्धता क्या है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को कोनराड असंबद्धता कहेंगे। क्रस्ट का बात कर रहा है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को, ठीक है, यानी कि क्रस्ट में भूप्रपट्टी में। फिर होता है मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी, ये कहाँ मिलेगा, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को कहेंगे मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। रेपेटी क्या होता है, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की सीमा को रेपेटी कहेंगे। ऊपर का मेंटल और निचल का मेंटल दोनों को मिलकर रेपेटी। गुटेनबर्ग विसार्ट ये क्या है, तो निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचला मेंटर ऊपरी क्रोड या कोर जो आएगा उसके बीच की सीमा गुटेनबर्ग विसार्ट कहलाएगा।
लेहमैन, ये लेहमैन वाला याद रखेंगे, लेहमैन कोनराड, दो गो तो बिल्कुल याद रखिएगा। लेहमैन क्या होता है, तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा को कहते हैं लेहमैन। तो ये 4 गो यहाँ पर 5 गो जो दिया हुआ है उसको एक बार और पढ़ लेंगे। कोनराड जो होगा क्रस्ट में पाया जाता है, और क्रस्ट का ऊपरी और निचला जो होता है यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे निचली सी हिस्सा को हम कहते हैं कोनराड। ठीक ना। सर इसको फिगर से बता दीजिए ना, संभव है? फिगर से कैसे संभव है बताएं, अभी शाम वाला क्लास में याद दिलाइएगा, बता देंगे वो एक पेज पे। ठीक है। हाँ सर, फिगर से कंफर्म हो जाता है। हाँ, फिगर कुछ नहीं है, उसको पृथ्वी का गोल बनाइएगा, उसको 3 हिस्सा में बांट दीजिएगा, नाम रख दीजिएगा, कोर, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। ठीक है, उसका हम शाम वाला क्लास में बता देंगे, याद दिलवाइएगा। पहला में सी आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर जी आएगा, फिर एल आएगा। ठीक है, हम एगो ट्रिक है वो भी बता देंगे उस समय, ध्यान दिलवाइएगा, बता देंगे किसी, या शाम में बताइएगा, आज ही बता देंगे। चलिए अब आइए केंद्रीय भाग यानी कि कोर पर आते हैं। कोर क्या कहता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना होता है, नीफे जिसको कहते हैं। केंद्रीय भाग किसका बना रहेगा, तो निकेल और फेरस का, नीफे के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो होता है वो संभवतः द्रव और प्लास्टिक अवस्था में होता है, जो कि पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग होता है। अब एक बार तीनों को समराइज कीजिएगा और तीनों में डिफरेंस पता कीजिएगा, और एक बार सुनिएगा ध्यान से। हम फिर से ये तीनों पर चल रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर पे। जब हमने क्रस्ट पढ़ा तो क्रस्ट में पढ़ा कि ऊपर से नीचे तक जाएंगे 34 किलोमीटर, तब इसके अंतर्गत हमको 3 गो तत्व मिला। सिलिकॉन एल्यूमिना सियाल कहलाया, सिलिकॉन मैग्नीशियम सीमा कहलाया। ठीक है। दूसरा होता है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि क्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आयतन 0.5%। अब घनत्व में अंतर ध्यान देते रहिएगा, काहे कि चेंज होता है और बदलता है और प्रश्न पूछा भी जाता है। घनत्व के आधार पे पूछेगा, आयतन के आधार पे पूछेगा, और उसके जो भाग होते हैं किसका बना होता है उसके आधार पे पूछता है। तो भूप्रपट्टी का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि आयतन 0.5 ग्राम। वही मेंटल का जो बात करें तो मेंटल जो है 2900 किलोमीटर मोटा तो होता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। घनत्व पे अगर हम डिफरेंस निकाले तो जहाँ क्रस्ट 2.7 था, मेंटल 3.5 है, यानी कि क्रस्ट से ज़्यादा घनत्व मेंटल का है। आयतन कितना है, 83%, यानी कि आयतन में मेंटल ज़्यादा है। तीसरा जो हमारा कोर होता है केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग की औसत घनत्व को अगर देखिए तो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आयतन है 16%। अब जल्दी सब आप हमको बताइएगा, हम 2-4 गो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज करते हैं, आप लोग बताइएगा। पहला प्रश्न ये है कि पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जिसका आयतन सबसे अधिक है। पहला प्रश्न। आयतन की बात करें तो मेंटल 83%। पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जिसका घनत्व सर्वाधिक है। कोर का घनत्व की अगर बात करेंगे तो कोर का, क्यों, क्योंकि कोर का घनत्व 13, मेंटल का 3.5, ओरा से कम होता है क्रस्ट का, यानी कि जो सबसे पहले है उसका घनत्व सबसे कम और जो सबसे आखिरी में है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा। बात समझ गए। दूसरा बताएंगे, अगला प्रश्न, कि पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जो जिसका आयतन दूसरा सबसे बड़ा आयतन होता है पृथ्वी के कुल भाग का। दूसरा सबसे बड़ा भाग आयतन में कोर होगा ना जी, 16%। पहला कोर का केंद्रीय भाग, अरे आयतन 16% है, 5.5 कहाँ जा रहे हैं, 3.5। घनत्व और आयतन नहीं समझ में आ रहा है, डेंसिटी वॉल्यूम दोनों अलग अलग होता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए, याद रखिएगा इसको, दोबारा ना पढ़ाएंगे हम।
कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व, अब देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और औसत त्रिज्या की अगर बात करें तो 6370 किलोमीटर। तो दोनों याद रख लीजिएगा, औसत घनत्व बोलेगा तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, और त्रिज्या बोलेगा तो 6370 आगे कहता है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नीचे जाइएगा 32 मीटर पर तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का है। यानी कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है जॉर्डन में है, मृत सागर के पास। यह जो क्षेत्र है समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। जॉर्डन के पास जो है वो 400 मीटर नीचा। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में क्या है कि यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। क्या कह रहा है कि पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है, आकाश में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, पाइथागोरस का कथन है। जबकि आइजैक न्यूटन जो है इसने कहा कि पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। न्यूटन का नारंगी और पाइथागोरस का गोल। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती बताया। वो जेम्स जीन आया, जीन जो आया वो नाशपाती बताया, इसका जीने नाशपाती था इसलिए नाशपाती बता दिया। ठीक है, तो 3 गो आदमी आया, तीनों 3 तरह के बताया। पाइथागोरस गोल बताया, न्यूटन नारंगी बताया, जेम्स जीन नाशपाती बनाया। ठीक है, कहता है पृथ्वी की बाहरी सतह को मुख्यतः 4 भाग में, आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के बाहरी सतह को बात कर रहा है। बाहरी सतह को हम 4 भाग में बांटते हैं। वह होता है हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। कौन कौन सा? स्थल मंडल जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाएगा और जैव मंडल बायोस्फीयर कहलाता। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में? समझने वाला कुछ है था नहीं, रटने वाला था सब। बताइएगा, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो फ्रेंड आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आगे जो है स्थल मंडल है तो इसको सेपरेट एक चैप्टर में हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज का क्लास छोटा सा रहा, मगर उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अब अगले एक चैप्टर के साथ। साथ ही साथ आप साइंस का बायोलॉजी भी देखते रहिएगा और ऑब्जेक्टिव भी इसका चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव भी देखते रहिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।